नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज दिनांक 8 सितंबर 2020 और आज का दिन है मंगलवार और हमारा विषय है आज का परिसर अध्ययन। ये हमारी परिसर अध्ययन की किताब है, दिखाई दे रही है ना? तो 4 लाइन की मैं आपको कविता सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी लगेगी आपको। टीप टीप टप टप बहता पानी रुकता कब, टीप टीप टप टप बहता पानी रुकता कब, कल 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 बहता पानी कहीं नहीं ठहरता पानी, टीप टीप टप टप बहता पानी रुकता कब, टीप टीप टप टप बहता पानी रुकता कब। हर किसी की एक ही कहानी, कहाँ से आता इतना पानी, टीप टीप टप टप बहता पानी रुकता कब, टीप टीप टप टप बहता पानी रुकता कब। इस कविता को सुनकर आप समझ ही गए होंगे, आज का हमारा पाठ पानी से संबंधित है। पानी यह हमारे जीवन का आधार है, हमारे हर कार्य में उपयोगी होता है। तो आज हम देखेंगे हमारे जीवन के लिए उपयोगी पानी निश्चित रूप से कहां से आता है। आज का हमारा सुविचार भी पानी से संबंधित है। पानी की बचत आज की जरूरत, अर्थात पानी का उपयोग बहुत संभाल कर करना चाहिए। हमारा विषय है परिसर अध्ययन, घटक है पानी और पाठ 9 पानी निश्चित रूप से कहां से आता है। इस पाठ की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि पानी की आवश्यकता किसे किसे होती है। तो बच्चों, पानी की आवश्यकता सभी सजीवों को होती है, चाहे वह प्राणी हो या पक्षी या फिर वनस्पतियां, पानी सभी के लिए आवश्यक होता है। पानी यह एक महत्वपूर्ण घटक है। सजीवों को जीवित रहने के लिए पानी बहुत आवश्यक होता है। जंगल में रहने वाले पशु पक्षी भी अपनी प्यास बुझाने के लिए जंगल के जलाशय या पनघट पर जाते हैं। यदि जंगली पशु पक्षियों को देखना हो तो उस जंगल के जलाशय पर चले जाएं, तो हमें उस जंगल के सभी प्राणी देखने को मिलेंगे। साथ ही पालतू प्राणियों को भी पानी की आवश्यकता पड़ती है। चूंकि इन्हें मनुष्य पालते हैं, तो इनके भोजन और पानी की व्यवस्था भी मनुष्य ही करते हैं। कीड़े मकोड़ों कीटकों को भी पानी की आवश्यकता होती है। आकाश में उड़ने वाले पंछियों को भी पानी की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन और पानी की तलाश में तो पंछी न जाने कितनी दूर तक उड़ जाते हैं। और इसके साथ ही वनस्पतियों को, अर्थात पेड़ और पौधों को, फसलों को भी पानी की आवश्यकता होती है। बिना पानी के वनस्पतियों का विकास संभव ही नहीं है। यदि वनस्पतियों को पर्याप्त पानी ना मिले तो वे सूख जाएंगी। और मनुष्य मनुष्य तो पानी के बिना जीवित ही नहीं रह सकता। मनुष्य के जीवन का मुख्य घटक ही पानी है। बिना पानी के मनुष्य ना ही जीवित रह सकता है और ना ही मनुष्य का कोई भी कार्य पूरा हो सकता है। मनुष्य पीने के लिए पानी का उपयोग करता है, इसके साथ ही नहाने के लिए पानी का उपयोग करता है, कपड़े धोने के लिए पानी का उपयोग करता है, घर की सफाई के लिए पानी का उपयोग करता है, माँ खाना बनाने के लिए भी पानी का उपयोग करती है। तो इस तरह से मनुष्य के सारे कार्य तो पानी से ही संबंधित है। यहाँ तक कि किसान खेतों के लिए भी पानी का उपयोग करता है और कारखाने के लिए भी पानी का उपयोग किया जाता है। इसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि पानी यह हमारे जीवन का आवश्यक घटक है। इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको कहूं, तो घर में यदि एक दिन पानी नहीं आता तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। आपने कभी इस चीज को फेस किया होगा ना, क्योंकि घर में अगर एक दिन पानी नहीं आए तो हमारे घर के सारे काम जैसे रुक से जाते हैं, बड़ी परेशानी होती है। और माँ तो हमेशा कहती है, आप लोगों को भी कहती होगी, कि आज पानी नहीं आया है, जरा कम गिराना। और मम्मी पापा उस दिन कहीं ना कहीं से पानी की व्यवस्था करने में जुट जाते हैं, पानी का इंतजाम करने में लगे रहते हैं। तो पानी हुआ ना हमारे लिए उपयोगी।
आपकी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 53 पर आपके लिए एक स्वाध्याय दिया गया है, एक कृति दी गई है, ये आपको करनी है। इस कृति में करना क्या है, जिसमें कुछ प्रश्न आपको दिए गए हैं, उनके उत्तरों को चुनकर सही चित्र के पास चौखट में सही का चिन्ह बनाना है। चित्र के अतिरिक्त कोई अलग उत्तर हो तो उसे आप खाली चौखट में लिखना है। अब इसमें सबसे पहला प्रश्न है, तुम पानी किससे पीते हो? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्लास दिया हुआ है, अगर आप ग्लास से पीते हैं तो यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। अगर आप लोटे से पानी पीते हैं तो यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। और अगर आप बोतल से पानी पीते हैं, बॉटल से पीते हैं, तो आप यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। और अगर आप हाथ से पानी पीते हैं तो यहाँ सही का निशान लगाएंगे। और अगर आप नल से पानी पीते हैं तो यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। और अगर आप प्याले से पानी पीते हैं तो यहाँ सही का निशान लगाएंगे। और अगर इसके अलावा आप किसी अन्य बर्तन से पानी पीते हैं तो उस बर्तन का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। इस तरह से आपका ये पहला प्रश्न हल हो जाएगा। अब आपका दूसरा प्रश्न है, पीने का यह पानी किसमें संचित किया जाता है? आप पीने का पानी कहीं न कहीं भर के रखते हैं ना, तो संचित करने का मतलब होता है जमा करके रखना, इकट्ठा करके रखना या एकत्रित करके रखना। आप घर में पानी पीने के लिए या अन्य कार्य करने के लिए पानी भर के रखते हैं ना, तो इस प्रश्न में पूछने का मतलब है कि जो पानी आप पीते हैं, उसको आप किस में संचित करके रखते हैं, किस में भर के रखते हैं। आप जग में अगर भर के रखते हैं तो यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। अगर आप मटके में रखते हैं तो नीचे सही का निशान लगाएंगे। अगर आप इस तरह के बोतल में रखते हैं तो यहाँ पर सही का निशान लगेगा। अगर आप टाकी में रखते हैं तो यहाँ पर सही का निशान लगेगा। अगर आप मटके में रखते हैं तो यहाँ पर सही का निशान लगेगा। अगर आप इस तरह के किसी बर्तन में रखते हैं तो यहाँ सही का निशान लगाइएगा। और या फिर इस तरह की टंकी में भर के रखते हैं तो यहाँ सही का निशान लगाइएगा। अगर इसके अलावा आप कहीं भी और जगह पर पानी को संचित करते हैं तो उस पात्र का नाम यहाँ पर आप लिखिएगा। तो ये हुआ हमारा दूसरा प्रश्न। अब हम देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न। पीने के लिए संचित यह पानी कहाँ से आया होगा? जो पानी हमने घर में भर के रखा है, यह पानी आया कहाँ से होगा? अगर आपने कुएं से भरा है तो यहाँ पर सही का निशान लगाइएगा। अगर ये पानी बांध से आया है तो यहाँ पर सही का निशान लगाइएगा। अगर ये पानी हथ पंप से लिया है आपने तो यहाँ पर सही का निशान लगाइएगा। अगर ये पानी नदी से है तो यहाँ पर सही का निशान लगाइएगा। अगर ये पानी तालाब से है तो यहाँ पर सही का निशान लगाइएगा। अगर इसके अलावा कहीं और से आपने पानी भरा है तो उसका यहाँ पर नाम आपको लिखना है। इस तरह से हमारे तीनों प्रश्न यहाँ पर हल होंगे। ये आपके लिए दी गई कृति है, इसीलिए आपको करनी है। लेकिन बच्चों, मेरा यहाँ पर एक प्रश्न है कि इस कुएं में पानी कहाँ से आया? इस बांध में पानी कहाँ से आया? इस हथपंप में पानी कहाँ से आया? इस नदी में पानी कहाँ से आया? और इस तालाब में पानी कहाँ से आया? इन सब में पा, पानी आता कहाँ से है? तो बच्चों, इसका एक ही उत्तर है, इन सब में पानी आता है, आपको पता है, बरसात से, वर्षा से। जब वर्षा होती है तो ये सारे जलाशय भर जाते हैं, बरसात से इनमें पानी आता है। इसीलिए हमारा पूरा का पूरा पानी हमें बरसात से ही मिलता है। जब बारिश होती है तो उसका कुछ पानी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें बारिश दिख रही है ना, तो जब बारिश होती है तो उसका कुछ पानी जमीन के पर बहता है। ये देखिए, बारिश हो रही है और यहाँ पर ये पानी जमीन के ऊपर बह रहा है और यहाँ पर जमीन के नीचे का भाग है ये। तो जब बारिश होती है तो उसका कुछ पानी जमीन पर बहता है और यह पानी ढाल की ओर बहता है। ढाल की ओर मतलब ऊपर से नीचे की ओर बहता है। ये आपने भी देखा होगा, जब भी अगर आप पानी थोड़ा सा गिर भी जाता है तो जिस तरफ ढलान होती है उस तरफ पानी जाता है। वैसे ही वर्षा जब होती है तो
ऊंचे भाग से नीचे भाग की ओर यह पानी जाता है। और कुछ पानी जमीन के ऊपर बहता है तो कुछ पानी जमीन के अंदर भी सोख लिया जाता है। तो इस तरह से जमीन के ऊपर बहने वाला पानी और जमीन के अंदर सोखा हुआ पानी, ये दोनों का उपयोग हम करते हैं। जब बारिश होती है और पानी जमीन पर गिरता है तो जो ऊपर बहता है उससे बनते हैं झरने, नाले, नदियां। इस तरह से ये झरने, नाले, नदियां तैयार होती हैं, जो पानी जमीन के ऊपर से बहता है। अब झरना, झरना एक प्राकृतिक जल स्रोत है। झरना बहुत सुंदर दिखता है, साथ ही प्राकृतिक सुंदरता भी बढ़ाता है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि झरने की उत्पत्ति कैसे होती है? झरना बनता कैसे है? तो झरने की उत्पत्ति जब नदियों का पानी किसी विशाल पत्थर से जाके टकराता है और उसे हिला नहीं सकता, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से किनारों पर गिरने लगता है, तब झरना निर्माण हो जाता है। जहां पानी गिरता है, नीचे झील या तालाब होता है। ध्यान से सुनिएगा, झरना बनता कैसे है? मैं वापस आपको चाहिए तो एक बार बताती हूँ कि झरना कैसे बनता है। झरने की उत्पत्ति कब होती है? जब होती है कि जब नदियों का पानी किसी विशाल बड़े पत्थर से जाके टकराता है और वह उस पत्थर को हिला भी नहीं पाता। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल जो धरती के पास होता है, एक बल होता है जिसकी वजह से किनारों से गिरने लगता है यह पानी, तब झरने का निर्माण होता है। और जहां यह पानी गिरता है उसके नीचे झील या तालाब होता है। इस तरह से झरने का निर्माण होता है, झरना बनता है। अब ये है नाला। अब नाले से आप अपने गटर का की संकल्पना मत लेना। नाला यानी गटर नहीं होता। नाला कैसे बनता है? ये प्राकृतिक रूप से बना हुआ नाला है। बरसात का पानी जब पहाड़ों पर गिरता है या ऊंचे स्थानों पर गिरता है तो वो बहता है और वो नीचे की तरफ बहता है। तो बरसात का यह पानी बहने के लिए अपना रास्ता बना ही लेता है। तो पानी जब जमीन पर ऊपर से नीचे की ओर बहता है, अर्थात ढलान की ओर बहता है, तो इससे छोटे बड़े नाले तैयार होते हैं। ये प्रकृति में अपने आप बनते हैं। आप इस बात को याद रखिएगा, गटर और नाले का कोई संबंध नहीं है। नाला ये प्रकृति में अपने आप बनता है, ऊपरी भाग के पानी को नीचे की तरफ लेकर आता है और पानी ये रास्ता अपने आप बना लेता है। इसमें हम और आप इसे नहीं बनाते। नाला प्रकृति में अपने आप बनता है और ये छोटे बड़े नाले जो नदियों में जाकर मिल जाते हैं और नदियों को आगे बढ़ाते हैं, तो इससे तैयार होता है नाला। अब ये है नदी। आपने भी देखी होगी अपने गांव में नदी। तो नदियां कैसे बनती हैं और कैसे बहती हैं? तो जब बरसात का पानी पहाड़ी जैसे किसी ऊंचे भाग पर भी गिरता है और वह पानी ढलान की ओर बहता है। बरसात का पानी पहाड़ी जैसे किसी ऊंचे भाग पे गिरता है और वह जब नीचे ढलान की ओर बहता है तो ऐसा पानी बहुत से छोटे बड़े नालों में एकत्र होने पर नदी बनती है। मैंने अभी आपको बताया कि जो नाले होते हैं यह पानी नीचे लेकर आते हैं और ये नाले नदी में आकर मिल जाते हैं और नदी आगे बहती है। बच्चों एक बात याद रखिएगा, नदी ये हमेशा बहती रहती है। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, दूसरे प्रदेश से तीसरे प्रदेश, एक राज्य से दूसरे राज्य, नदी यह हमेशा बहती रहती है। नदी का पानी हमेशा बहता रहता है। और यह नदी बहते बहते कहां कहां से जाती है? तो यह नदी बहते बहते पहाड़ी इलाकों से गुजरती है, खाइयों से गुजरती है, पठारी भागों से गुजरती है, मैदानी स्थानों पर बहती है। इस तरह से यह नदी बहती रहती है। नदी का पानी कभी भी रुकता नहीं है, हमेशा बहता रहता है। अब ये हुआ नदी कैसे बनती है और नदी कैसे बहती है। याद रहेगा ना बच्चों कि फिर एक बार बताऊं? चलिए एक बार और सुन लेते हैं कि जब बरसात का पानी पहाड़ी जैसे किसी ऊंचे भाग पर भी गिरता है और वह पानी ढाल की ओर बहता है, तो ऐसा पानी बहुत से छोटे बड़े नालों में एकत्र होने पर नदी बनती है। और नदी बहती कहाँ कहाँ है?
तो नदी पहाड़ी क्षेत्रों में बहती है, खाइयों में, पठारी भाग में, मैदानी स्थानों पर बहते हुए आगे बढ़ती है। एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य, एक नगर से दूसरे नगर, इस तरह से नदी नदी बहती रहती है। नदी का पानी कभी रुकता नहीं है। ये है झील। आपने देखी भी होगी। बरसात का कुछ पानी निचले भागों में एकत्र होता है। मैंने आपको बताया ना कि कुछ भाग पहाड़ी होते हैं, तो कुछ पहाड़ के नीचे वाले भाग जो होते हैं वो भी, वहां पर भी तो बारिश होती है ना। तो बरसात का कुछ पानी निचले भागों में एकत्र होता है। इससे झील और तालाब बनते हैं। झील का जल जो होता है वह स्थिर होता है, जो चारों ओर से स्थल खंडों अर्थात जमीन से घिरा होता है। मतलब ये है कि झील चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसके चारों तरफ जमीन जरूर होगी। सामान्य रूप से झील भूतल के वे विस्तृत खड्डे हैं, विशाल खड्डे हैं, बड़े खड्डे हैं जिसमें पानी अर्थात जल भरा होता है। झीलों का जल प्रायः स्थिर होता है, ठहरा हुआ होता है। मैंने अभी आपको बताया, नदी का जो जल होता है वो बहता होता है और झील का जो जल होता है वो ठहरा हुआ होता है। अब हम देखते हैं तालाब। तालाब को पोखर भी कहते हैं। तालाब या पोखर ये जल से भरे गड्ढे को कहते हैं, जो झील से छोटा होता है। झील से छोटा होता है और इसमें वर्ष में कम से कम 4 महीने तक जल भरा रहता है। उसी को तालाब कह सकते हैं। अभी किसी भी खड्डे को देख करके तालाब नहीं कह सकते ना। इसमें शर्त इसकी क्या रहती है कि कम से कम 4 महीने तक इसमें पानी भरा हुआ होना चाहिए, तब वो तालाब कहलाता है। तो तालाब का पानी भी ठहरा होता है और झील और तालाब में सबसे बड़ा अंतर यही है कि झील बड़ी होती है, तालाब छोटा होता है और तालाब का पानी भी स्थिर होता है। बरसात के होने पर तालाब भर जाते हैं और बरसात जब नहीं होती है तो धीरे धीरे इसका पानी खत्म होने लगता है, सूखने लगता है, कम होने लगता है। तो इस तरह से तालाब का निर्माण होता है। अब ये है बांध। नदियों का बहता हुआ पानी मजबूत और विशाल दीवार बनाकर रोका जाता है। इसे बांध कहते हैं। आप चित्र में देख रहे हैं ना, ये बांध है। नदी नदी पर या किसी विशाल जलाशय पर इसे बनाया जाता है और बरसात जब नहीं होती है और पानी की कमी हो जाती है तो बांध के पानी का उपयोग किया जाता है। चित्र को ध्यान से देखिएगा, इसे बांध कहते हैं। अब ये बांध बनता कैसे है, तो नदी में एक विशाल बड़ी सी दीवार बनाई जाती है और उसमें दरवाजे व कपाट होते हैं। जब जरूरत होती है तो इसे खोल दिया जाता है और इस तरह से बांध का उपयोग किया जाता है। जब भी पानी की कमी होती है तो बांध के जो कपाट होते हैं उसे खोल दिए जाते हैं। अब आगे देखते हैं। ये आप लोगों ने देखा होगा आपके गांव में, आपके घर के आसपास कहीं भी आपने इस चीज को देखा होगा। इससे कहते हैं कुआं। ये क्या है? कुआं। बरसात का कुछ पानी जमीन के अंदर रिस जाता है। ये हमने पहले देखा ना कि कुछ पानी तो जमीन के ऊपर बहता है, लेकिन कुछ पानी जमीन के अंदर चला जाता है। जमीन उसे सोख लेती है। जमीन की मिट्टी तथा पत्थरों की दरारों में से वह गहराई तक रिस जाता है। जमीन पानी सोखती है और एकदम गहरे तक चला जाता है, एकदम गहरे तक। तो यह पानी निकालने के लिए कुआं खोदा जाता है। कुएं की खोदाई की जाती है। इस तरह से जमीन के अंदर के पानी का भी उपयोग किया जाता है। मनुष्य को जब जरूरत पड़ती है तो मनुष्य उस चीज पानी का उपयोग करने के लिए कुएं की खुदाई करके जमीन के अंदर के पानी का भी उपयोग करता है। इस तरह से कुएं का निर्माण किया जाता है। ये है हथपंप। आपने इसे ज्यादातर अपने गांव में देखा होगा और इसका उपयोग भी किया होगा। इसका उपयोग करने के लिए देखिए, ये डंडा है, इसे ऊपर नीचे ऐसे जोर लगा करके घुमाया जाता है, तब जाकर के इस नल से पानी आता है। ये है हथपंप। हथपंप द्वारा भी जमीन के अंदर तक के रिसे
सोखे पानी को प्राप्त किया जाता है। इसीलिए इसके लिए भी जमीन को खोदा जाता है। आपने गांव में इसे जरूर देखा होगा और चलाया भी होगा इसे, तो इसका अनुभव आपको सबसे अच्छा होगा। ठीक है। और अब ये है नलकूप। नलकूप द्वारा भी जमीन के सोखे हुआ रिसे पानी को प्राप्त किया जा सकता है। इससे खेतों की सिंचाई का कार्य भी किया जाता है। तो इस तरह से जमीन के अंदर के पानी का भी उपयोग मनुष्य करता है। ये है सोता। अब सोता किसे कहते हैं? सोता क्या होता है? तो कुछ स्थानों पर जमीन के अंदर का पानी सोतों द्वारा बाहर आता है। अब यह सोता कैसे बनता है, ये हम देखेंगे। बरसात का जो पानी होता है, जमीन के अंदर रिसता है। जमीन की मिट्टी तथा पत्थरों की दरारों में से वह गहराई तक रिस जाता है। जमीन के अंदर भी वह अधिक ऊंचे भाग से कम ऊंचे भाग की ओर बहता है। जमीन के अंदर का यह पानी कुछ स्थानों पर जमीन से बाहर आकर बहने लगता है और इसे ही सोता कहते हैं। मैं आपको वापस से एक बार बताती हूँ। देखिए, नियम वही है। बारिश होती है तो जमीन के ऊपर भी बहता है पानी और जमीन के अंदर भी सोख लिया जाता है। तो मिट्टी व दरारों से जो पानी जमीन के अंदर तक गहराई तक सोखा जाता है, तो कहीं कहीं पर ये देखिए, ऊपर जमीन के अंदर भी ना, ये ऊपर से नीचे की ओर बहता है। पानी का ये गुण ही है कि पानी ऊपर से नीचे की ओर आता है। तो जब जमीन के अंदर का जो पानी मिट्टी में चला जाता है, जमीन के अंदर चला जाता है, तो वहां पर भी उसका यही गुण है कि वो ऊपर से नीचे की ओर बहता है। तो कहीं कहीं पर यह क्या होता है, जमीन के ऊपर से बहने लगता है। तो जहां ये जमीन से ऊपर बहने लगता है, वहां पर सोता का निर्माण होता है, उसे ही सोता कहते हैं। और ये देखिए, ये देखिए, ये जो है भूजल, जमीन के अंदर का जो जल होता है, जो सोता द्वारा बाहर आता है, वो है भूजल। तो इस तरह से सोता का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हमने देखा, बरसात का पानी हमें झरने, नाले, नदियों, झीलों, तालाबों, बांधों, कुओं, हथपंप, नलकूप और सोता द्वारा प्राप्त होता है। जल के इन स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है: प्राकृतिक जल स्रोत, मानव निर्मित जल स्रोत। जल स्रोत का क्या अर्थ है? अब तो जल स्रोत का अर्थ है जहां से जल मिले, पानी मिले, उसे जल स्रोत कहते हैं। अब इसके देखिए दो भाग किए गए: प्राकृतिक जल स्रोत और मानव निर्मित। तो प्राकृतिक जल स्रोत का क्या अर्थ है? तो प्राकृतिक जल स्रोत का अर्थ है प्रकृति में अपने आप बने जल स्रोतों को प्राकृतिक जल स्रोत कहते हैं। अब उदाहरण के लिए नदियां, झीलें, झरने, सागर, महासागर, ये मनुष्य नहीं बनाने जाते इन्हें। ये प्रकृति में बरसात के जल से अपने आप बन जाते हैं। इसीलिए इन्हें प्राकृतिक जल स्रोत कहते हैं। अब प्राकृतिक जल स्रोतों में हम यहाँ पे देखेंगे, झरना आता है, नदियां आती हैं, तालाब प्राकृतिक जल स्रोत हैं, झीलें ना प्राकृतिक जल स्रोत हैं, और खाड़ियां भी प्राकृतिक है, और सागर भी प्राकृतिक जल स्रोत है। महासागर भी प्राकृतिक जल स्रोतों में ही आता है। इनका समावेश भी प्राकृतिक जल स्रोतों में ही होता है। अब आगे देखते हैं, ये है मानव निर्मित जल स्रोत। अब मानव निर्मित जल स्रोत किसे कहते हैं? तो जल के जिन स्रोतों को मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। मनुष्य अपनी जरूरतों के अनुसार जिन जल स्रोतों का निर्माण करता है, जैसे जैसे मनुष्य को आवश्यकता पड़ती है, मनुष्य जल स्रोतों का निर्माण करता है, उसे मानव निर्मित जल स्रोत कहते हैं। अभी मनुष्य को पानी की जरूरत हुई तो मनुष्य ने कुआं खोद लिया, मनुष्य को पानी की जरूरत हुई तो मनुष्य ने हाथपंप तैयार कर लिया। तो इस तरह से मनुष्य द्वारा जो जल स्रोत बनाए जाते हैं, उसे मानव निर्मित जल स्रोत कहते हैं। इसमें आप देखोगे, बांध है, ये बांध, देखिए नदी तो प्राकृतिक होती है, लेकिन बांध ये मनुष्य बनाता है, तो बांध भी मानव निर्मित जल स्रोतों में आता है। उसके बाद ये कुआं है, कुआं भी मानव निर्मित जल स्रोतों में आता है, और हथपंप भी मानव निर्मित जल स्रोतों में
इसका समावेश होता है और नलकूप भी यह मानव निर्मित जल स्रोतों में आता है। तो बरसात जब होती है तब तो इसमें पानी भरपूर रहता है, लेकिन जब बारिश नहीं होती है या कम होती है तो इन स्थानों पर पानी की मात्रा भी कम हो जाती है। तो ये हमने प्राकृतिक जल स्रोत देखे और मानव निर्मित जल स्रोत देखे, है ना, देखा ना। तो हम किस शहर में रहते हैं? हम मुंबई शहर में रहते हैं ना, महानगर में रहते हैं, मुंबई महानगर है। मुंबई जैसे बड़े शहरों में पानी कहाँ से आता होगा? आपने सोचा कभी कि पानी ये हमारे यहाँ हमारे घर में कैसे आता है? तो मुंबई के लोगों को पानी मिलता है इन 7 जलाशयों से। देखिए, ये 7 जलाशय यहाँ पर मैंने दिए हैं। इन 7 जलाशयों से मुंबई को पानी मिलता है। पहला है मोडक सागर, जिसे लोअर वैतरणा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है तानसा तालाब, तीसरा है विहार तालाब, चौथा है तुलसी तालाब, पांचवा है अप्पर वैतरणा, छठा है भादसा और सातवां है मध्य वैतरणा। इन 7 तालाबों से मुंबई के लोगों को पानी मिलता है। अब मैं वापस से, आप, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि आप मुंबई शहर में रहते हैं, पानी का इतना उपयोग करते हैं, तो हमारे घरों तक ये पानी कैसे आता है, कहाँ से आता है? तो हमारे यहाँ ये पानी इन 7 जलाशयों से आता है। वापस से नाम पढ़ती हूँ। पहला है मोडक सागर, जिसे लोअर वैतरणा कहते हैं, तानसा तालाब, दूसरा है, तीसरा है विहार तालाब, चौथा है तुलसी तालाब, पांचवा है अप्पर वैतरणा, छठा है भादसा और सातवां है मध्य वैतरणा। इन 7 जलाशयों से मुंबई के लोगों को पानी मिलता है। इन जलाशयों पर बांध बनाकर पाइपों द्वारा सभी के घरों के नलों तक पानी पहुंचाया जाता है। याद रखिएगा इन 7 तालाबों के नाम। ये नाम आप, इन जलाशयों के नाम आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं मुंबई की नदियां। मुंबई में नदियों की जानकारी को हम यहाँ पर प्राप्त करते हैं। देखिए बच्चों, मुंबई में ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 4 नदियां थी। अब ये मैं थी क्यों बोल रही हूँ ये भी सुनिएगा। पहले मुंबई की 4 नदियों के नाम सुन लीजिए। दहिसर नदी, कोईसर नदी, ओशिवरा नदी, मीठी नदी। मुंबई में ये 4 नदियां थी। हमारे शहर में, मुंबई शहर में ये 4 नदियां थी, पर अब ये नालों में तब्दील हो गई हैं। अब ये गटर के गंदे पानी के साथ बहती है। अब यहाँ पर इसे दिखाने के लिए मैंने मानचित्र का भी उपयोग किया है। आप देखोगे मैंने यहाँ पे कौन से मानचित्र को लिया है, इसका नाम है बृहन मुंबई प्रमुख जल रूप एवं भूरूप। मानचित्र में हमने पीछे देखा था ना कि हम मानचित्र में भी इन स्थानों को दिखा सकते हैं। तो मैं अब इन 4 नदियों को देखो यहाँ पे दिखाती हूँ। ये है दहिसर नदी और ठीक उसके नीचे यहाँ पर कोईसर नदी, फिर यहाँ पर है ओशिवरा नदी और यहाँ पर है मीठी नदी। तो इस तरह से हम मानचित्र में भी इन नदियों को देख सकते हैं। हाँ, ये बात और है कि अब ये नालों में तब्दील हो गई हैं, इसमें गटर का गंदा पानी बहता है, लेकिन ये है तो नदियां और ये नाम आपको मानचित्र में भी मिलेंगे। अब हम देखते हैं तुलसी तालाब। ये तालाब मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इसका मैं मानचित्र में भी आपको बताऊंगी। ये है मुंबई के में तुलसी तालाब। ये है विहार तालाब। ये कौन सा तालाब है? विहार तालाब। और ये है पवई तालाब। अब ये तीनों तालाब मैं आपको इस मानचित्र में दिखाती हूँ। तुलसी तालाब, विहार तालाब और पवई तालाब। अब मानचित्र में देखेंगे, कौन से मानचित्र में? बृहन मुंबई प्रमुख जलरूप एवं भूरूप के मानचित्र में हम देखेंगे इन तीनों तालाबों को। देखिए यहाँ पर है तुलसी तालाब, विहार तालाब और यहाँ पर है पवई तालाब। इस तरह से हमने मानचित्र में भी इन तालाबों की जानकारी प्राप्त की। तो आज बच्चों हमने क्या क्या सीखा? तो आज हमने सीखा कि हमें मिलने वाला पानी, पूरा का पूरा पानी बरसात द्वारा ही मिलता है।
बरसात के कारण ही नदी, तालाब, झरने इत्यादि निर्मित होते हैं। नदी का उद्गम पहाड़ी जैसे ऊंचे स्थान से होता है तथा वह ढाल की ओर बहता है। जल के स्रोतों में हमने प्राकृतिक जल स्रोत देखे और मानव निर्मित जल स्रोत देखे। इसी के साथ हमने बृहन मुंबई के मानचित्र में नदियों और तालाबों की जानकारी भी प्राप्त की। तो इस तरह से हमने आज जल के जलाशयों के बारे में देखा, जो कि हमारे घरों तक पानी कैसे आता है। अब हम स्वाध्याय पर आगे बढ़ते हैं और स्वाध्याय पे हमारा पहला प्रश्न है कि तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है? जिसका उत्तर है हमारे घर में पाइपलाइन नल द्वारा पानी आता है। नदी, कुएं, दूसरा प्रश्न है नदी, कुएं, झरने, तालाब को पानी किससे मिलता है? तो नदी, कुएं, झरने तथा तालाब को बरसात से पानी मिलता है। देखिए यही स्वाध्याय है, उसी स्वाध्याय को मैंने यहाँ पर काले पेन से लिखा है कि स्वाध्याय संक्षेप में उत्तर लिखो। एक बार हम वापस इसे पढ़ लेते हैं कि तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है? तो हमारे घर में पाइपलाइन नल द्वारा पानी आता है, आप लोगों को मैंने बताया ना। और दूसरा प्रश्न है नदी, कुएं, झरने, तालाब को पानी किससे मिलता है? तो नदी, कुएं, झरने, तालाब को पानी बरसात से मिलता है। अब मैंने यहाँ पे इसे 2 बार क्यों लिखा, आप बताओ मुझे। मैंने इसे यहाँ पे 2 बार इसके लिए लिखा कि आप भी इस स्वाध्याय को 2 बार लिखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर इसे 2 बार लिखा और 2 बार पढ़ा। आप भी 2 बार लिखेंगे और 2 बार इसे पढ़ेंगे। इसके साथ ही अब यहाँ पर एक मजेदार मैंने स्वाध्याय दिया है, जिसमें आपको वर्गीकरण करना है, अलग करना है। 2 भागों में अलग करना है। देखिए, मानव निर्मित जल स्रोत और प्राकृतिक जल स्रोत। अगर मानव निर्मित जल स्रोत है तो उसके आगे म लिखना है डब्बे में, और प्राकृतिक जल स्रोत है तो उसके आगे प्र लिखना है डब्बे में। मानव निर्मित आपको समझ में आया ना, जिसे मनुष्य ने बनाया हो, और प्राकृतिक जो प्रकृति में अपने आप बन जाते हैं उसे प्राकृतिक। ये हमने देखा ना। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं झरना। झरना इसे इंसान ने बनाया है कि प्रकृति में अपने आप बनता है? अपने आप बनता है ना, तो यहाँ पे आएगा प्र। और ये क्या है? बांध। बांध ये इंसान द्वारा बनाया गया है, मानव द्वारा बनाया गया है ना, तो यहाँ पे आएगा म। नदी, नदी बहती है, प्राकृतिक है, यहाँ पे आएगा प्र। कुआं मनुष्य द्वारा बनाया गया है, तो यहाँ पे आएगा म। झील जो है ये प्राकृतिक होती है, तो यहाँ पे आएगा प्र। और तालाब यह भी प्राकृतिक है, तो यहाँ पे आएगा प्र। सोता यह प्राकृतिक होता है, तो आएगा यहाँ पे नीचे प्र। और हथ पंप ये मानव बनाता है, मानव निर्मित है, इसलिए वहां पर आएगा म। तो इस तरह से हम उसका लेखन करेंगे। ठीक है, इसका वर्गीकरण करेंगे मानव निर्मित जल स्रोतों और प्राकृतिक जल स्रोतों में। अब ये तो हुआ, हमने वर्गीकरण कर लिया। आपको खेलना पसंद है ना? मैं आपके लिए खेल लेकर आई हूँ। आपको चित्र देख करके नाम बताना है। ये किसका चित्र है? ये है बांध। और ये इसमें आपको सबको बहुत मजा आता है, भीगना आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। ये है बारिश। ये क्या है बच्चों? गांव में आपने जरूर देखा होगा। ये है कुआं। ये कितना सुंदर दिख रहा है ना? बहुत सुंदर है ना? लेकिन इसे कहते क्या है? ये है झरना। और ये है हथपंप, आपने चलाया होगा। और ये है नदी, है ना? आप इन चित्रों को देख करके पहचान सकते हो ना? तो आज हमारा यहाँ पर ये पाठ खत्म होता है और हमने आज जल रूपों को देखा। आपके लिए एक मजेदार होमवर्क है, करोगे ना? होमवर्क आपको पसंद है ना? तो आज हम एक मजेदार होमवर्क आपको और देते हैं। इसके लिए मैं आपको एक और स्क्रीन शेयर करती हूँ। ध्यान से देखिएगा। आपको चित्र बनाना अच्छा लगता है ना?
आपको चित्र बनाना अच्छा लगता है ना? तो हम चित्र ही देखेंगे। आपको बारिश का चित्र बनाना है। बरसात का चित्र आपको बनाना है और बरसात के चित्र में आपको मैं चित्र दिखा रही हूँ। हुँ, देख रहे हो ना बारिश का चित्र? ये आपका होमवर्क है। आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा चित्र बनाइए, लेकिन बरसात का दृश्य आपको बनाना है आपके होमवर्क में। ये देखिए, ये दूसरा चित्र है बारिश का जिसमें बच्चे मज़ा कर रहे हैं ना? आपको भी मज़ा आता है ना बारिश में भीगने में? मम्मी चाहे जितना मना करे, आप बारिश में भीगने में आपको मज़ा आता है। और ये है तीसरा चित्र, देख रहे हो ना? और देखो, ये है चौथा चित्र और ये है पाँचवाँ चित्र। आपको इन चित्रों में से जो चित्र अच्छा लगता है, आप उसे बनाइएगा, ठीक है? ये आपका होमवर्क है और यहीं पे हमारा पाठ समाप्त होता है। ठीक है बच्चों? अगर आपको कुछ नहीं समझे, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारा